नमस्कार साथियों, उपासना इसके डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज के सेशन की पहली न्यूज है कोविशील्ड और कोवैक्सीन वैक्सीन खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये वैक्सीन न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय औषधि महानियंत्रक यानी ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया द्वारा भारत में कोविड-19 के खिलाफ प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग हेतु इन दोनों वैक्सीन को औपचारिक रूप से मंजूरी प्रदान कर दी गई है, जिसको लेकर ये वैक्सीन न्यूज में थी। अब हम लोग इन वैक्सीन से जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग कोविशील्ड के बारे में जानते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट है, कोविशील्ड वैक्सीन एस्ट्राजेनेका के सहयोग से ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी द्वारा विकसित की गई है। सेकंड पॉइंट, पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के लिए विनिर्माण और परीक्षण भागीदार है। अगला पॉइंट इसमें अगला थर्ड पॉइंट है, इस वैक्सीन में आम सर्दी जुकाम के लिए जिम्मेवार वायरस के कमजोर संस्करण पर आधारित नॉन रेप्लिकेटिंग चिंपैंजी वायरल वेक्टर का उपयोग किया गया है। फोर्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ है, ये वायरस चिंपैंजी में संक्रमण का कारण बनता है और इसमें सार्स कोविड 2 वायरस स्पाइक प्रोटीन से संबंधित अनुवांशिकीय पदार्थ होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग अगली वैक्सीन के बारे में जानते हैं। अगली वैक्सीन कोवैक्सीन है। तो इसमें पहला पॉइंट है, कोवैक्सीन भारत बायोटेक द्वारा विकसित की गई है और ये कोविड-19 की रोकथाम हेतु भारत में निर्मित पहला स्वदेशी टीका है। सेकंड पॉइंट, भारत बायोटेक द्वारा इस वैक्सीन को भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान के सहयोग से विकसित किया गया है। अगला थर्ड पॉइंट है, इसमें एक निष्क्रिय यानी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है, जिसे बीमारी के कारक जीवी सूक्ष्मों को निष्क्रिय करने से विकसित किया जाता है। फोर्थ पॉइंट जो अंतिम पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, ये टीका रोगजनक की प्रतिकृति निर्माणक क्षमता को नष्ट कर देता है, लेकिन इसके विषाणु को नष्ट नहीं करता है, जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली इसे पहचानकर प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। तो ये वैक्सीन से जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है मेरा गांव मेरा गौरव स्कीम खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च की एक पहल है। सेकंड पॉइंट, इस योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की गई थी। थर्ड पॉइंट, हाल ही में इसके तहत गोवा के कुछ गांव में कचरा निपटान हेतु ग्राम पंचायतों के मार्गदर्शन में अभियान चलाया गया है, जिसको लेकर ये जो पहल या स्कीम है न्यूज में थी। फोर्थ पॉइंट, आईसीएआर कृषि अनुसंधान और शिक्षा विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के तहत एक स्वायत्त संगठन है। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये मेरा गांव मेरा गौरव से जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है, ये भी महत्वपूर्ण है, एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े मुख्य पॉइंट। पहला पॉइंट है इसमें, हाल ही में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान यानी इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट पूसा के सहयोग से आयोजित वर्चुअल एग्री हैकाथॉन 2020 का उद्घाटन किया है, जिसको लेकर ये न्यूज में था। सेकंड पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इस कार्यक्रम के माध्यम से भारत के सबसे बेहतरीन लोगों, रचनात्मक स्टार्टअप्स और स्मार्ट इनोवेटर्स के उद्योग एवं सरकार के सबसे महत्वपूर्ण हितधारकों को एक साथ एक मंच पर लाने का प्रयास किया जाएगा, जो कि कृषि क्षेत्र की चुनौतियों से निपटने के लिए नवीन और मितव्ययी समाधानों की खोज करेंगे। तो ये एग्री इंडिया हैकाथॉन 2020 से जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल ऐप खबरों में। तो जानते हैं इससे जुड़े पॉइंट। पहला है इसमें, विदेश मंत्रालय ने हाल ही में दुनिया भर में लगभग 3.12 करोड़ भारतीय प्रवासियों के साथ जुड़ने के लिए ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप लॉन्च किया है। तो इसमें पहली बात आपको यही याद रखनी है
ये जो पोर्टल और ऐप है वो किस मंत्रालय की पहल है, तो विदेश मंत्रालय की। सेकंड है इसमें, इस पोर्टल और ऐप का उद्देश्य विदेश मंत्रालय विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और प्रवासी भारतीयों के बीच 3 तरफा कम्युनिकेशन स्थापित करना है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल और ऐप से जुड़ी कुछ बातें। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी महत्वपूर्ण है। स्कीम है एक वायुमंडल और जलवायु अनुसंधान प्रतिरूपण निगरानी प्रणाली एवं सेवाएं योजना, जिसे इंग्लिश में एक्रास कहा जाता है। ये नीचे फुल फॉर्म भी दे रखी है इसकी, एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस। तो ये न्यूज में क्यों है, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं। हाल ही में इस योजना की पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा समीक्षा की गई, जिसको लेकर ये न्यूज में है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको भी जान लेते हैं। पहला पॉइंट है इसमें, ये योजना उन्नत मौसम जलवायु और महासागर के बारे में पूर्वानुमान और सेवाएं उपलब्ध कराएगी। इस प्रकार इससे सार्वजनिक मौसम सेवा, आपदा प्रबंधन आदि विभिन्न सेवाओं के अनुरूप लाभों का हस्तांतरण सुनिश्चित होगा। सेकंड पॉइंट, ये योजना पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के वायुमंडलीय विज्ञान कार्यक्रमों से संबंधित है। तो ये आपको याद रखना है, ये जो स्कीम है वो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की है। थर्ड पॉइंट है इसमें, इसके तहत मौसम और जलवायु सेवाओं के विभिन्न पहलुओं जैसे कि चक्रवात, तूफान लहरों, ग्रीष्म लहरों, झंझावात आदि का समाधान किया जाता है। तो ये एक्रास योजना से जुड़ी कुछ मुख्य बातें जो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, मन्नतू पद्मनाभन खबरों में। तो ये एक स्वतंत्रता सेनानी है, अभी इनकी जयंती थी इसलिए ये न्यूज में थे। हम लोग इनसे जुड़े जो मुख्य पॉइंट है उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है इनमें, मन्नतू पद्मनाभन केरल में जन्मे एक प्रसिद्ध भारतीय समाज सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। सेकंड पॉइंट, वह 2 जनवरी 1878 से 25 फरवरी 1970 तक जीवित रहे। थर्ड पॉइंट, उन्होंने अस्पृश्यता विरोधी आंदोलनों में भाग लिया, यानी जो अनटचेबिलिटी के लिए मूवमेंट चलाए गए थे उनमें, और मंदिरों में सभी जातियों के प्रवेश की वकालत की। फोर्थ पॉइंट, इन्होंने बायोकाम सत्याग्रह में भी भाग लिया। ये केरल में होने वाला एक महत्वपूर्ण सत्याग्रह है, ये इतिहास में महत्वपूर्ण है, आपको याद रखना है आधुनिक भारत में। फिफ्थ पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, इन्हें नायर सर्विस सोसाइटी यानी एनएसएस की स्थापना के लिए भी जाना जाता है। तो ये मन्नतू पद्मनाभन से संबंधित कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं, काफी महत्वपूर्ण है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है ट्रांस फैट एसिड खबरों में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी FSSAI फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा खाद्य सुरक्षा और मानक बिक्री पर निषेधाज्ञा एवं रोग विनियमन में संशोधन करते हुए तेल और वसा में ट्रांस फैटी एसिड की मात्रा वर्ष 2021 के लिए 3% और वर्ष 2022 में 2% तक निर्धारित की गई है। वर्तमान में खाद्य पदार्थों में ट्रांस फैटी एसिड का अनुमेय स्तर 5% है, जिसको लेकर ये न्यूज में था, अब आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है इसमें, ट्रांस फैट का संबंध दिल के दौरा पड़ने संबंधी जोखिम में वृद्धि और हृदय रोग से होने वाली मौतों से होता है। सेकंड पॉइंट, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार औद्योगिक रूप से उत्पादित ट्रांस फैटी एसिड के सेवन से वैश्विक स्तर पर प्रतिवर्ष लगभग 4 लाख मौतें होती हैं। ये मौतों का काफी बड़ा आंकड़ा है, इसलिए चिंताजनक है। तो ये कदम हमारे भारत में भी महत्वपूर्ण साबित होगा जो FSSAI द्वारा उठाया गया है। अगला थर्ड पॉइंट है इसमें, WHO द्वारा वर्ष 2023 तक ट्रांस फैट्स के वैश्विक उन्मूलन का आह्वान किया गया है। तो ये आपको डेडलाइन याद रखनी है, 2023। फोर्थ पॉइंट, ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस वसा सबसे हानिकारक प्रकार के वसा होते हैं जो हमारे शरीर पर किसी भी अन्य आहार की तुलना में अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट इनसे जुड़ा हुआ, इस वसा को अधिकांशतः कृत्रिम रूप से निर्मित किया जाता है, हालांकि कुछ मात्रा में ये प्राकृतिक रूप से भी निर्मित होती है। तो ये ट्रांस फैट एसिड से जुड़ी कुछ मुख्य बातें थी जो आपको याद रखनी है। हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज ये भी काफी महत्वपूर्ण है, अंतरराष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन न्यूज में या खबरों में, जिसे इंग्लिश में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सिक्योरिटीज कमीशन कहा जाता है।
और इसकी शॉर्ट फॉर्म है IOSCO। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में भारतीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण के अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन का सहयोगी सदस्य बन गया है, जिसको लेकर यह संगठन न्यूज में था। अब हम लोग इससे जुड़े जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला है इसमें IOSCO विश्व के प्रतिभूति नियामकों यानी सिक्योरिटीज रेगुलेटर्स को एक मंच पर लाने वाला एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और इसे प्रतिभूति क्षेत्र के लिए वैश्विक मानक निर्धारणकर्ता के रूप में मान्यता प्राप्त है। सेकंड पॉइंट, इसकी स्थापना वर्ष 1983 में की गई थी, यानी IOSCO की, आपको ध्यान रखना है। अगला पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, इसके सदस्यों में 115 से अधिक अधिकार क्षेत्र सम्मिलित हैं और ये विश्व की 95% से अधिक प्रतिभूति बाजारों को विनियमित करता है। उभरते हुए बाजार में 75% प्रतिभूति नियामक IOSCO के सामान्य सदस्य हैं। फोर्थ पॉइंट इससे जुड़ा हुआ, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग संगठन प्रतिभूति विनियमन हेतु अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त मानकों के अनुपालन, विकास, कार्यान्वयन को बढ़ावा देता है। फिफ्थ पॉइंट है इससे जुड़ा हुआ, ये G20 और वित्तीय स्थिरता बोर्ड यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बोर्ड के साथ प्रतिभूति बाजारों को मजबूत बनाने के लिए मानकों का निर्धारण करने में मिलकर काम करता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय प्रतिभूति आयोग से जुड़ी हुई कुछ मुख्य बातें थी, वो आपको याद रखनी है। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज भी एक तरह से इसी से जुड़ी हुई है, भारत में अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र, तो इसके बारे में भी आपको जान लेना जरूरी है। पहला पॉइंट है, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र गांधीनगर में स्थित गुजरात अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय टेक सिटी यानी गिफ्ट में स्थापित किया गया था। ये नाम आपको याद रखना है, गिफ्ट, गुजरात में। ये भारत का अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है। सेकंड, सरकार द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों को विनियमित करने हेतु 27 अप्रैल 2020 को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण स्थापना की गई है। इसका मुख्यालय गांधीनगर के गुजरात में है, यानी गुजरात के गांधीनगर में। ये आपको ध्यान रखना है, ये महत्वपूर्ण है, आपसे इससे मुख्यालय पूछा जा सकता है, यानी गुजरात के गांधीनगर में। तो ये अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र से जुड़े कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है परीक्षा संबंधी तथ्य। तो ये भी आपको याद रखना है, ये प्रीलिम्स के लिए महत्वपूर्ण है, वन लाइनर फैक्ट के तौर पर। तो पहला तथ्य है इसमें, हाल ही में स्कॉटलैंड ने ब्रिटेन से आजादी हेतु जनमत संग्रह का प्रस्ताव रखा है। आपको पता होगा कि जो स्कॉटलैंड है वो ब्रिटेन का ही हिस्सा है अभी, और स्कॉटलैंड बार बार ब्रिटेन से अपनी आजादी के लिए जनमत संग्रह का प्रस्ताव रख रहा है, और हाल ही में इसने 2014 में जनमत संग्रह किया था, और जनमत संग्रह का ये परिणाम निकला था कि लोगों ने जो स्कॉटलैंड है उसको ब्रिटेन से जुड़े रहने में मतदान किया था, आपको ध्यान रखना है। सेकंड फैक्ट है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने राष्ट्रीय गीत के शब्दों में बदलाव किया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। थर्ड, कजाकिस्तान ने मौत की सजा को समाप्त करने के लिए विधान पारित किया है, ये भी महत्वपूर्ण है। फोर्थ फैक्ट है, रवीश रंजन शुक्ला को रामेश्वर हिंदी पत्रिका पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। फिफ्थ, जुको घाटी मणिपुर और नागालैंड की सीमा पर स्थित है, हाल ही में ये आग लगने के कारण समाचारों में थी, ये भी आपको याद रखना है। सिक्स है, हाल ही में केरल राज्य की रेशमा मरियम राय सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष चुनी गई, ये आपको ध्यान रखना है, सबसे यंगेस्ट पंचायत अध्यक्ष, तो महत्वपूर्ण है ये। सेवेंथ है, हाल ही में भारत ने पाकिस्तान के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है। तो ये परीक्षा संबंधी कुछ मुख्य तथ्य हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग इन न्यूज से जुड़े जो सवाल हैं उनको देखते हैं। पहला सवाल है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान किया है? ए ऑप्शन फ्रांस के साथ, बी अमेरिका के साथ, सी चीन के साथ, डी पाकिस्तान के साथ। तो इसका सही जवाब है डी ऑप्शन, यानी पाकिस्तान के साथ। अभी हम लोगों ने फैक्ट में देखा था। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, ट्रांस फैट एसिड के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन,
ट्रांस फैटी एसिड या ट्रांस वसा सबसे हानिकारक प्रकार के वसा होते हैं जो हमारे शरीर पर किसी भी अन्य आहार की तुलना में अधिक प्रतिकूल प्रभाव डाल सकते हैं। सेकंड कथन, इस वसा को केवल कृत्रिम रूप से निर्मित किया जा सकता है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य है या है बताना है। पहला है ए ऑप्शन केवल एक, बी ऑप्शन केवल दो, सी ऑप्शन एक और दो दोनों, और डी ना तो एक और ना तो दो। तो इसका करेक्ट जवाब है ए ऑप्शन, यानी पहला वाला कथन सत्य है, सेकंड वाला कथन गलत है। अभी हम लोगों ने देखा था ये जो वसा है वो कृत्रिम रूप से निर्मित होने के साथ साथ किसी किसी में ये प्राकृतिक रूप से भी पाई जाती है, तो इसलिए ये सेकंड वाला कथन गलत है। अगला अगला आपको अभ्यास प्रश्न दिया जा रहा है और इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। हाल ही में किस देश ने अपने राष्ट्रीय गीत के शब्दों में बदलाव किया है। पहला है ऑस्ट्रेलिया, बी भारत, सी ब्रिटेन, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जवाब आप सभी लोगों को कमेंट सेक्शन में देना है। तो साथियों आज के सेशन में इतना ही, हम लोग नेक्स्ट सेशन में आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए, साथ ही उपासना इसके चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।